तो दोस्तों, क्या आपको भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत आती है? क्या आप भी लास्ट तक बना बनाकर और क्वेश्चन में कैलकुलेशन में फंस जाते हैं? क्या आपकी कैलकुलेशन स्पीड हद से ज्यादा स्लो है? क्या आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बनते बनते रह जाते हैं, या फिर आप प्री तो निकाल लेते हैं, उसमें मेंस में कुछ ज्यादा दिक्कत आती है? तो इन्हीं सभी का सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने क्वांटिटेटिव स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैंकर्स हब और इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। दोस्तों, जब हम तैयारी के फेस में होते हैं, शुरुआती फेस में होते हैं, तो हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं ये समझने में कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत टफ है। बहुत से लोग इंग्लिश और रीजनिंग तो अच्छी तरह से बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है क्वांट की, तो फिर अगर हम बात करें पीडी या मेंस की, तो फिर वहाँ पर हम फंसते नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों में ये अंदर रहता है कि मैं 25 नंबर की तो तैयारी कर लूं, लेकिन उसके बाद अर्थमेटिक को छोड़ दूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? और पेपर में जाकर क्या पता पड़ता है? पेपर में जाकर पता पड़ता है कि आपका ओवरऑल कट ऑफ तो आप लगभग पहुंच गए, लेकिन आपका सेक्शनल कट ऑफ जो है वो भी नहीं निकला, या सेक्शनल कट ऑफ आप सभी के क्लियर कर गए लेकिन ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकला। तो क्या बैंकिंग एग्जाम में क्वांट को छोड़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंप्रूव योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्किल्स किस तरह से बढ़ाई जा सकती हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो यहां क्या लिखा जा रहा है, यहां एक बड़ी अच्छी सी मैंने हेडिंग डाली है। हम सिर्फ पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात करेंगे, आगे पीछे की बात नहीं करेंगे। यहां पर दो चीजें लिखी है, ध्यान से समझना। यहां पर क्या लिखा हुआ? यहां पर लिखा हुआ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्किल्स इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजी एंड फोकस। ये तीन चीजों पर आपको बड़ा ध्यान देना है कि जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हो, मैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने अपने क्वांट की स्किल को किस तरह से डेवलप किया है। यहां देखो, आपके पास क्या चाहिए? प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और फोकस होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप सभी जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजी की कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो, क्वांट का जो सिलेबस है वो वास्ट है, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आप अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो किस लेवल का आने वाला है उस लेवल तक पढ़ेंगे। अब कोई क्लर्क की तैयारी कर रहा है कि उसका फोकस ये है कि सिर्फ क्लर्क का फोकस है, उसके बाद नहीं, पीओ नहीं देना है मुझे, मैं सिर्फ क्लर्क दूंगा, तो वो सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा रिवाइज करें। आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है आपके एग्जाम निकालने में। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हो तो बैंकिंग जो है वो स्ट्रेटेजिक एग्जाम है। अगर बिना स्ट्रेटेजी के करोगे तो कभी आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और मेंस भी क्वालिफाई नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर हम बात करते हैं फोकस। जो मैंने कहा कि आपका जो फोकस है, आप पीओ बनना चाहते हो, आप क्लर्क बनना चाहते हो, आरबीआई असिस्टेंट का आप एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी पीओ आप दे रहे हो, आरआरबी क्लर्क दे रहे हो, तो वहां पर आप फोकस रखो कि उस पर अगर वो आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो उस एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं, क्या लेवल होने वाला है, उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाओ। तो यहां जब आप तीन चीजों पर आप काम कर लेते हो तो आपका क्वांटिटेटिव जो है, जो स्किल्स है, वो आपकी बढ़ने लग जाती है, आपका मैथ्स जो है वो अच्छा होने लग जाता है। किन किन चीजों पर हम बात करेंगे तो यहां समझ लो भाई, हम किस किस पर बात करेंगे। लर्न शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, मैं इस पर बताऊंगा कि इसके बारे में आपको क्या समझना है। अंडरस्टैंड द बेसिक्स, टेक प्रैक्टिस टेस्ट, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड टाइम योर सेल्फ। तो ये मैं 5 बेसिक पॉइंट पर बात करने वाला हूं आज और समझाने वाला हूं कि इन 5 पॉइंट्स को किस तरह से आपको अपने डेली लाइफ में यूज करना है और आपकी क्वांट को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो चलिए हम पहले पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। भाई पहला पॉइंट हमारा क्या है, यहां पर हम समझ लेते हैं। देखो, आपके पास जो पहला पॉइंट है वो यहां पर है आपकी लर्न शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। तो सर ये शॉर्टकट और ट्रिक्स काय के लिए है? तो देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, फॉर कैलकुलेशन स्पीड। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो आपको शॉर्टकट्स और उनके मल्टीप्लिकेशन की, जोड़ने की, स्क्वायर रूट निकालने की, इनकी आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे। लाइक बहुत सारे जैसे मैं एक बात कर लूं, यहां पर हम इस तरह से अगर लिख देते हैं, जैसे यहां लिख दिया ऊपर ने, ये हमने लिख दिया, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं कि सर 11 का स्क्वायर का डबल कर दो,
यानी 121 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 242। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है, यहां पर जैसे हमने एक शॉर्ट ट्रिक ये देख ली है कि भाई 244 है, इसका मल्टीप्लाई 5 से करना है। अब 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर का हाफ कर दो और क्या लगा दो, 0 लगा दो। तो ये शॉर्ट ट्रिक समझना कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, इवन कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, प्लस माइनस नहीं हो पा रहा है, कहां से शुरू करें। कोई ये बोलता सर मेरे को एडिशन में दिक्कत है, मैं मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाता हूं। लेकिन ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब सीखेंगे कैसे, जैसे किसी का अगर एडिशन ही सही नहीं है, वो 2 डिजिट या 1 डिजिट नहीं जोड़ सकता, कितनी अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां से ध्यान से समझना। जैसे ये मैंने नंबर लिख दिया 2 4 3 6 9 7 और 5, ये नंबर लिख दिया। आपको एडिशन करके देखना है ना, आप कुछ मत करो। आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो कि ये सारे नंबर्स को मुझे जोड़ना है, एक एक करके जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, जैसे यहां देख लिया 2 4 कितना हो गया 6 6 3 9 9 6 15 15 और 9 24 24 7 31 31 और 5 36। इसी तरह के बहुत सारे नंबर लिखो, जोड़ते रहो एक एक डिजिट के। ये प्रैक्टिस में आना चाहिए आपको। मैंने शुरुआत जब की थी, जब मुझे लगा था कि मेंटली कैलकुलेट करना चाहिए, तो पहले मैंने ये सीखा कि भाई पहले 1 डिजिट को अपन मेंटली कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको 9 और 8 प्लस करेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, यार 16 होगा 17 होगा 18 होगा। कोई व्यक्ति ऐसे करता है 8 में 9 जोड़ू तो 18 हो जाएगा, जब 10 जोड़ूंगा -1 कर दूंगा। अरे यहां पर भी तो आपने डबल टाइम ले लिया कि आपने 10 जोड़कर -1 किया। आपको डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहा है कि 8 में 9 जोड़कर 17 हो जाएगा, या आपको डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहा है कि 7 और 6 13 होता है। तो स्टार्ट करो अपना कैलकुलेशन। शर्म वाली कोई बात नहीं है कि आपको अगर एडिशन करना नहीं आ रहा है तो एडिशन सीखो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अपना एडिशन भी कैसे। सबसे पहले 1 डिजिट का 1 डिजिट से आपको पता होना चाहिए। लाइक 5 में 7 जोड़कर कितना होगा 12 होगा। जब 5 में 7 जोड़कर 12 होगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा आगे कि 15 में 7 तो 22, 25 में 7 तो 32, 35 में 7 तो 42, 45 में 7 तो 52। इस तरह से कैलकुलेशन करो। क्लियर। अपने आसपास नंबर्स देखो, अपने आसपास क्या देखो, नंबर्स देखो। नंबर्स देखो और देखो कि इनमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे कोई नंबर हो गया, कोई गाड़ी की नेम प्लेट हो गई। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं कि मेरे स्टूडियो के सामने एक गाड़ी है ना, और उसका नंबर जो लास्ट में है वो ये है। अब इसको देखकर तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है, 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो नंबर्स को जब आप देखते हो और उनको दिमाग में ग्राइंड करते हो तो आपका कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने लगता है। क्लियर है। देखो मैं आपको बताता हूं, पुरानी गाड़ी का मेरा नंबर ये था 0516। क्लियर है। तो यहां पर मैं ये लिखता था कि यार 051 + 6, मैं ऐसा करके मैं ऐसा लिख सकता हूं इस नंबर को 0 + 5 + 1 + 6। और पता है इस नंबर की खास बात क्या है, ये ऐसे डिजिट है कि इनका जितनी भी बार आप स्क्वायर करोगे ना, कितनी भी पावर कर लो, उन पावर्स में ये नंबर खुद को ही रिपीट करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं 10 का स्क्वायर की बात करूं या 10 की पावर 3 की बात करूं, हमेशा 0 ही आएगा। 5 का कितनी भी पावर कर लूं, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 1 की कितनी भी पावर की बात कर लूं, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 6 की कितनी भी पावर की बात कर लूं, 6 आएगा। ये जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना, और नंबर सिस्टम में जब यूनिट डिजिट की हम बात करते हैं, यूनिट डिजिट की बात करते हैं, तो 0516 की बात करते हैं कि भाई 0516 ऐसे नंबर है जिन पर कितनी भी पावर कर लो, जिन पर कितनी भी पावर कर लो, उनका यूनिट डिजिट यही रहता है। तो यहां से आप दिमाग चलाना चालू करो। जैसे कोई नंबर मिल गया, मैंने आपको बताया कि 1 डिजिट आपने जोड़ लिए। अब सर 1 डिजिट तो जुड़ गए, अब 2 डिजिट का क्या करूं मैं। तो 2 डिजिट के लिए जैसे आपने ये नंबर रख दिया 2 3 4 9 7 6 5, मान लो ये रख दिया। बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस बताता हूं मैं आपको कि किस तरह से कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज इनको जोड़ते जाओ और देखो खुद को कि कहां तक मैं जोड़ पा रहा हूं। डेली 10 मिनट दो ना खुद को, डेली 10 मिनट खुद को देखो। सबसे पहले जोड़ने पर ही देखो। तो 2 3 5 4 9 9 9 18 7 25 6 31 और 5 कितना हो गया, 31 और 5 36। 36 में 2 जोड़ दो 37। इस तरह से घूमते चले जाओ, घूमते चले जाओ, घूमते चले जाओ। देखो क्या नंबर आप रिपीटेडली बहुत जल्दी जोड़ पा रहे हो। आपको शुरुआत में हो सकता है कि टाइम लगे, 43 में 7 जोड़ना है तो हो सकता है इस तरह से भी जोड़ना पड़े, 44 45 46 47 48 49 इस तरह से भी जोड़ना पड़े। क्लियर है। और आप ये देखोगे कि टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो जिनको जोड़ना नहीं आता उनके लिए ये बढ़िया है। जिनको सब्सट्रैक्ट नहीं करना आता उनके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है कि सब्सट्रैक्ट नहीं करना आता लेकिन जोड़ना तो आ गया। अब मान लो 21 में से 15 घटाना है, नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो हो सकता है कि 15 में कितना जोड़ दूं कि 21 हो जाए। तो आपका दिमाग बोलेगा 6 जोड़ दो यार,
कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो। जैसे यहां लिखाओ, सपोज यहां लिखाओ 78, आपको माइनस नहीं करना, और लिखा है 23, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना। तो मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं यार, इसमें 5 जोड़ूंगा तो 28 हो रहा है, और 28 से 70 जाऊंगा तो 50 जोड़ूंगा तो कितना आ गया, यहां पर 55 आ गया। आप बोलो नहीं सर ये इजी था, 8 में से 3 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5। दोस्तों यही चीज तो बदलनी है। जब तक आप अपने तरीके नहीं बदलोगे आपकी स्पीड अप नहीं होगी, पहली बात ये, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, शॉर्टकट सीखें। जितने ज्यादा आप शॉर्टकट सीखेंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। जैसे अगर हम यहां पर देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है 15 इंटू 17, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा। जबकि मैं बोल दूं 16 के स्क्वायर में से एक माइनस कर दूं, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस का 1 कर दो, कितना आ गया 255। क्या ये वाली बात क्लियर है? हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं, हमें ना तो 17 की टेबल पढ़नी है ना 15 की टेबल पढ़नी है। ये a प्लस बी है माइनस बी, 16 में से एक कम है, 16 में एक ज्यादा है। तो यहां से क्या समझ में आया कि भाई ये तो a माइनस बी a प्लस बी बन गया, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 255। ये आपका आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक अब आपको एग्जाम में इतना लिखकर सोल्व थोड़ी ना करना है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस चीज को देखा नहीं है उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नंबर्स को लिख लिख कर देखो, सीखो। शुरुआत में 10 मिनट लगे कैलकुलेशन को दो, लेकिन उस हद तक सीख जाओ कि एग्जाम टाइम में जाते जाते सिर्फ 10 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में उसका आंसर देख के ही कर लो। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नंबर के मल्टीप्लीकेशन याद रखो। जैसे ये बहुत बार पूछे जाते हैं, 11 इंटू 12 हुआ 132, 12 इंटू 13 हुआ, याद रखो 156, 12 इंटू 14 हुआ, याद रखो 168, 12 इंटू 15 हुआ, याद रखो। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये पूछे ऐसे नहीं जाते कि बताओ दो, खड़े करके कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे, जब आप सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे, या आप अर्थमेटिक करते करते नीचे की तरफ आओगे, कोई कैलकुलेशन बनेगा, वहां कोई ना कोई ट्रिक लग जाती है। तो अगर आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट करना है ना, तो आप किस पर ध्यान देंगे? आप ध्यान देंगे शॉर्टकट और ट्रिक्स पर। क्लियर है? मैं अर्थमेटिक के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अर्थमेटिक में अगर आप शॉर्टकट्स और ट्रिक्स से बात करेंगे तो आपका प्री हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाए, लेकिन मेंस के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो ये वाली बात समझ में आ गई कि कैलकुलेशन की स्पीड के लिए जरूरी है शॉर्टकट और ट्रिक्स को अप्लाई करना। आप मात्र 10 दिन 15 दिन का चैलेंज लें कि 15 दिन में मुझे कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। 15 दिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को दें कि आज मुझे एडिशन सीखना है, फिर देन मैं सब्सट्रैक्शन पर काम करूंगा, देन मुझे मल्टीप्लाई पे काम करना है, फिर मैं स्क्वायर जल्दी निकाल सकूं वो चीज सीख लेता हूं, स्क्वायर रूट कैसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं वो चीज सीख लेता हूं। 10 से 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग में अपने आप नंबर छप जाएगा। जैसे सर्कल होता है, सर्कल की रेडियस अगर 7 होती है ना, तो उसका एरिया 154 होता है और उसका पेरीमीटर होता है 44, उसका डायमीटर 14 हो जाता है। ये कैसे? ये सब करते करते याद हो गया। आप अभी से रट्टा मार दो, आप याद रख लो, क्योंकि जब भी एग्जाम में अगर 7 रेडियस का कोई क्वेश्चन आया और पूछ लिया गया कि बताओ भाई उसका एरिया कितना है, तो आप बिना देखे बता देना 154। कितना बता देना? 154 बता देना। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा ना, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक स्क्वायर है ना, और स्क्वायर का एरिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस के बराबर है, सर्कल की रेडियस के बराबर है। उस सर्कल का आप एरिया निकालो, तो आपको पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, मतलब जो 7 हो जाएगी उसकी साइड 7 ही हो जाएगी इसकी रेडियस, और जिसकी 7 रेडियस उसका 154 क्या होगा? 154 उसका एरिया होगा। जिसको याद होगा वो काम चला लेगा, जिसको याद नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं स्क्वायर कहां तक याद होनी चाहिए एक बैंकिंग एस्पिरेंट को, तो 1 से लेकर 40 तक का रट्टा मार लो। 40 तक तो याद करो कम से कम, आपको 60 तक भी याद हो सकते हैं, 50 तक भी याद हो सकते हैं, 100 तक, लेकिन इनिशियली आप 40 तक याद करो। क्यों याद करें सर 40 से? क्या फायदा है? बट 40 से ये फायदा है कि जब आपके पास इस तरह का कोई नंबर लिखा आएगा, 40 के अंदर के जब स्क्वायर रूट लिखे आएंगे, तो हमें क्या करना है? हम डायरेक्टली देख लेंगे ना ये किसका स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर है, निकालना नहीं है। वहां पर दूसरा व्यक्ति ये देखेगा, पीछे से 2 के डिजिट बना हुआ, जो भी उसको तरीका आता होगा, है ना, और उस तरीके को लगाएगा, टाइम लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं 2 4 कितना होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा अभी तक 8। मैं पूछ लूं 5 2 कितना होगा,
10 सभी के दिमाग में आ गया। मैं पूछ लूं 8 4 8 चौके कितने हो गए? 32। अपने आप तुम्हारा दिमाग बोल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 32 इंटू 9 कितना होगा, आपका दिमाग हो गया ब्लैंक। और क्यों हो गया ब्लैंक? दिमाग में आपने इनपुट दिया ही नहीं है, तो वो आउटपुट कैसे देगा? जो चीज हमें याद है ही नहीं उसका आंसर दिमाग थोड़ी ना दे सकता है। कंप्यूटर भी तो इंसान नहीं बनाया नहीं बनाया, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ उसी का आंसर दे सकता है जिसकी जानकारी हमने कंप्यूटर में रखी है। जो जानकारी हम कंप्यूटर को देंगे ही नहीं, वो कभी उसका आंसर हमें दे ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया। तो उसमें ग्रुप ऑफ नॉलेज डाल दी गई है कि इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये, तभी तो वो आंसर दे पा रहे हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि मशीन ही इंसान बन गई है। ये सारी हमारे दिमाग की उपज है। तो दिमाग में जितनी चीजें डालोगे, अच्छा देखो मेमोरी होती है, चिप होती है 32 GB, आपकी 64 GB, 128 GB, तो उसमें उतना ही डाटा आ सकता है। हमारे दिमाग की जो मेमोरी है ना, वो कितनी है? अनलिमिटेड है। आप डालो तो सही इसके अंदर, रिवाइज करो डेली, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो पहले पॉइंट पर बात हो गई कि कैलकुलेशन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे कैलकुलेशन के। तो देखो दोस्तों, अगर आप अपने अर्थमेटिक पार्ट को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको क्या सीखने पड़ेंगे? आपको सीखने पड़ेंगे बेसिक्स। अंडरस्टैंड दी बेसिक्स फॉर अर्थमेटिक। मैंने आपको एक कैलकुलेशन का बता दिया, फिर मैंने अर्थमेटिक का बता दिया। इस तरह से स्ट्रेटेजी से आपको चलना पड़ेगा कि सर पहले मैं कैलकुलेशन कर लूं। मान लो आपने बेसिक सीख लिया, लास्ट में आके कैलकुलेशन में फंस गए, क्या गया बेसिक, कहां गया? कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा सर, कर ही नहीं पा रहे, होपलेस हो गए, बीच में ही छोड़ दिया। अरे सर वो तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड आया था, हमसे नहीं बना सर। अरे क्यों नहीं बना है सर? कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो करो। किसी ने रोका है तुम्हें? नहीं रोका ना। जो चीज की कमी है उसको कंप्लीट करो। अब यहां पर मेरी बात जरा ध्यान से समझना। अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अब बेसिक से सर क्या मतलब है? बेसिक से क्या मतलब है? बेसिक से ये मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले ये समझो कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ये चीज भी समझो। जब हम एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो लोगों को को प्राइम नंबर ही नहीं पता होते। को प्राइम नंबर सर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर मैं अगर बोल दूं किसी सेशन में कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज देयर मल्टीप्लीकेशन, क्लियर, और प्रोडक्ट, ये मैं बोल दूं। किसी से बोल दिया मैंने कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त हमेशा उनका क्या होगा? गुणनफल होगा। अब व्यक्ति ने बोल दिया हाँ सर सही बोल रहे हो आप, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि सह अभाज्य कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस, क्लियर है? क्योंकि जब नहीं पता कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो हम कैसे आंसर दे पाएंगे? टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का भी जो हम एलसीएम लेते हैं वो उनका मल्टीपल होता है। ये सारे बेसिक्स जो थ्योरी है ना, थ्योरी भाई मेरे, अगर आप करना चाहते हो इसको स्ट्रॉन्ग तो थ्योरी पर काम करना चालू कर दो, बेसिक्स पर काम करना चालू कर दो। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है ना कि फाइंड द रेट, तो भाई साहब उनको ये पता नहीं होता। रेट परसेंट की बात करता है वो, रेट परसेंट पर एनम। तो लोग जो है ना वो फॉर्मूला रट रहे हैं कि रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज को समझ नहीं रहे कि रेट होती क्या है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान दोगे, जब आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व कर रहे हो, दोनों को सोल्व करने का तरीका एक ही है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम तरीके से सोल्व होते हैं, दोनों में रेट निकालने का तरीका भी सेम है। फॉर्मूले से देखोगे कभी नहीं हो पाएगा। एक चीज और, किसी बुक को प्रेफर मत करना मेरे भाई। उस बुक के अंदर वो आप एक बॉक्स होगा जिसके अंदर आप फंस जाओगे। जो चीज सीखनी है यहीं से सीखनी है, बाहर की चीज नहीं सीख पाओगे। तो ये गलती कभी मत करना। मैं बात कर रहा हूं किसका? रेट का। चलो मैं अभी बेसिक की बात करता हूं। तो रेट क्या होती है? जैसे आपको दी जाती है कोई भी रेट परसेंट दी जाती है, तो पता है उसके आगे लिखा जाता है 5% पर एनम, हिंदी में लिखा जाता है 5% प्रति वर्ष। तो इस बात का मतलब तो समझो कि 5% प्रति वर्ष का मतलब क्या है। इसका मतलब रेट क्या होती है? एक साल का ब्याज। देखो बोल रहे हैं ना प्रति वर्ष कितना लग रहा है? 5% लग रहा है। तो रेट एक्चुअल में क्या होती है? रेट होता है एक साल का ब्याज, लेकिन काय में दी होती है? परसेंटेज। आपको ये पता है कि इंटरेस्ट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ये बना कहां से ये आपको नहीं पता है कि इंटरेस्ट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट सभी ने रख रखा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, प्रॉफिट अपॉन सीपी अपॉन 100%। लॉस परसेंट सभी ने रख रखा है, लॉस अपॉन सीपी अपॉन 100%। डिस्काउंट परसेंट सभी ने रख रखा है, डिस्काउंट अपॉन सीपी, सॉरी डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100%। अब रट रखा है, समझा नहीं है। अगर समझ लेते तो ये समझ लेते कि ये परसेंटेज के एक बेसिक से कंसेप्ट से बनता है, और वो बेसिक सा कंसेप्ट जो है, वो जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो ये है
x is what percent of y। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। आप जिस दिन इसको समझ जाओगे कितना प्रतिशत है, आप जिस दिन इसको समझ जाओगे, प्रॉफिट परसेंट क्यों बनता है, लॉस परसेंट ऐसा क्यों बनता है, डिस्काउंट परसेंट में एमआरपी क्यों होती है, इंटरेस्ट परसेंट का मतलब क्या होता है, रेट परसेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज परसेंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज परसेंट का मतलब क्या होता है, सारी चीजें सीख जाओगे इस एक कंसेप्ट से। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये है आपका बेसिक, ये ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। कहां से मिलेगा? या तो मैं आपको दे दूं, मैं जो क्लासेस पढ़ा रहा हूं उनको आप अटेंड करते हैं, छोटी से छोटी डिटेल जो होगी ना वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसे बोल दिया गया कि एक वस्तु को 500, मान लो ऐसा बोल दिया गया कि एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस बताओ। अब व्यक्ति को यही समझ में नहीं आ रहा कि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या पूछा जा रहा है, किसकी वैल्यू निकाल दूं मैं, कहां दिया हुआ है। और जिस व्यक्ति को पता है वो 680 को किससे डिवाइड करेगा, 70 से डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, उसका काम ही हो जाना है। क्लियर है? तो यहां पर ये डिफरेंसेस होते हैं कि बेसिक जिसका मजबूत नहीं है वो अर्थमेटिक अच्छा नहीं कर सकता। तो पहले फोकस करो, किस पर फोकस करो? अर्थमेटिक के बेसिक्स पर। और अगर जिसका अर्थमेटिक अच्छा नहीं है वो सोचता है कि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, अब इसकी भी मैं आपको बात बता दूं कि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। आपको पूरे अर्थमेटिक में ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, परसेंटेज देन रेशियो, मतलब प्रतिशत और आपका रेशियो। मैं हर बार यही बोलता हूं कि इसके 5 चीजें होती हैं। पहला तो आप जैसे ये पढ़ लो, पहला x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। दूसरा पढ़ लो यूनिटरी मेथड इसी में। तीसरा कंसेप्ट है सक्सेसिव ग्रोथ या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चौथा आपका है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल। ये 4 ऐसे कंसेप्ट हैं परसेंटेज के, जो व्यक्ति पढ़ लेगा उसके 5 चैप्टर तो परसेंटेज से रिलेटेड वाले हो गए। बाकी रेशियो भी आपका इससे खत्म हो जाता है। मतलब अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया ना परसेंटेज, तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये 5 चैप्टर, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर और एज, ये 4 चैप्टर, 5 और 4 9 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। अर्थमेटिक का बोझ कम हो जाएगा सिर्फ ये 2 चैप्टर ठीक से पढ़ने में। ऊपर से ये 2 चैप्टर आपके डीआई बनाने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। इंसान से क्या होता है, जब कोई एस्पिरेंट प्री का एग्जाम दे रहा होता है तो कभी कभी बोलता है अर्थमेटिक में छोड़ दूंगा 4 से 5। आपको पता है कि अगर आप क्लर्क प्री का दे रहे हो तो आप 10 में से 10 भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी ऐसी रखनी पड़ेगी कहां पर टाइम ज्यादा देना है, कहां पर टाइम कम देना है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम खा रहा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये कैसे पता पड़ेंगी, ये कैसे पता पड़ेंगी, ये कैसे पता पड़ेंगी दोस्तों, ये ऐसे पता पड़ेंगी, मैं आपको बता देता हूं। ये पता पड़ेंगी आपको इस तरह से, इस तरह से आपको सारी चीजें पता पड़ेंगी। अर्थमेटिक मैंने बताया कि आप परसेंटेज और परसेंटेज के अलावा रेशियो, ये 2 चीजों पर बड़ा फोकस करो, बेसिक्स पर फोकस करो। स्पीड क्या होती है, अब बहुत सारे व्यक्ति स्पीड क्या होती है जब मैं उनसे पूछता हूं आंसर देते सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अरे फॉर्मूला नहीं पूछा है मैंने पूछा स्पीड क्या होती है। जब आप स्पीड देखोगे तो स्पीड दी होती है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, 2 स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। और लैंग्वेज में अगर देखो तो 1 यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को ही स्पीड कहा जाता है, कि कोई व्यक्ति 1 यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब 1 यूनिट टाइम का मतलब देखो, स्पीड का मात्रक जो होता है वो यही होता है, या तो किलोमीटर पर आवर में देखोगे या देखोगे मीटर पर सेकेंड में, इन दोनों में होगी। यहां टाइम की यूनिट्स क्या है, आवर्स और सेकंड। तो स्पीड की जो डेफिनेशन हो गई ना दोस्तों वो ये हो गई कि 1 आवर और 1 सेकंड में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है उसी को स्पीड बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि किसी व्यक्ति ने 5 आवर्स में 50 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसकी स्पीड क्या होगी, तो 5 में 50, 1 में 10, सर उसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलता है। मैंने आपसे बोला कि कोई व्यक्ति 10 सेकंड में 200 मीटर चल सकता है, 10 सेकंड में 200 मीटर, उसकी स्पीड क्या होगी। आप दिमाग लगाओ ना, 10 में 200 तो 1 में कितना 20, तो 20 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, और यही तो उसकी स्पीड है।
ये जब आपको बातें पता होती हैं, आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला रटता है इंसान, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अरे रटना क्यों है? जब आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो ऑलरेडी आपको स्पीड और टाइम गिवन हो गई। अब किसी की स्पीड दे दी 50 किलोमीटर पर आवर और बोल दिया कि बताओ कि 5 आवर्स वो चला है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब सर वो 1 घंटे में 50 चल रहा है, 5 घंटे में कितना चलेगा? 250 चल जाएगा, 10 घंटे में 500 चल जाएगा। चलेगा या नहीं चलेगा? तो यहां से कैसे पता पड़ा? फॉर्मूला तो लगाया नहीं है। टाइम निकालने की बात कर लेते हैं। किसी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, उसको 500 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 1 घंटे में 50 चल रहा है, 500 चलने में 10 घंटे लगेंगे। कहां आपने लगाया फॉर्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड? आपने रटा भी नहीं है, लेकिन आपने चीजों को समझ लिया। बहुत सारे बच्चों को किसमें दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूं। बोट एंड स्ट्रीम में बहुत सारी दिक्कत आती है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। बड़ा सिंपल रखो ना बोट एंड स्ट्रीम को। डाउन स्ट्रीम यानी दोनों की प्लस करके, अप स्ट्रीम दोनों को माइनस करके। अब बहुत सारे, मैं देखो ये नहीं बोल रहा कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन जब आप लिखते हो ना जैसे डाउन स्ट्रीम, तो जब आप लिख देते हो x प्लस वाई लिख दो, अप स्ट्रीम को x माइनस वाई लिख दो। ये बहुत सारे करते हैं व्यक्ति। अरे क्यों लिखना है? x और y हमने ही तो बनाए, इसको b प्लस एस नहीं लिख सकते क्या? b माइनस एस नहीं लिख सकते क्या? इससे क्या पता पड़ेगा? b फॉर बोट, s फॉर स्ट्रीम। तो यूज b और s इंस्टेड ऑफ x एंड y, या जो भी आप a और b यूज कर रहे हो, क्योंकि ये स्पेसिफाइड हो रहा है। b मतलब बोट की स्पीड है, s मतलब स्ट्रीम की स्पीड है। क्यों हमने कॉम्प्लेक्स कर रखा है खुद को ही? अब डाउन स्ट्रीम समझ में नहीं आता सर, डाउन स्ट्रीम है तो प्लस क्यों हो रहा है? डाउन स्ट्रीम है तो प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पीड बढ़ेगी। झरने से जब नीचे गिरोगे आप, ऐसे समझ लो, झरने से जब आप नीचे गिरोगे या किसी हिल से नीचे आते हो तो उसको डाउन हिल बोलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हो अपहिल बोलते हैं। तो जब आप किसी हिल से नीचे की तरफ उतर रहे होते हो, आप अगर गाड़ी से गए हो तो आप एक्सीलेटर नहीं देते, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सीलरेट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्लोप आपको हेल्प कर रहा है जाने में। लेकिन जब आप अपहिल की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ चढ़ते हो, तो क्या होता है? आप अगर 100 की भी स्पीड दे रहे हो तो गाड़ी 20 का कांटा दिखा रही है कि 20 ही चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 80 की जो स्पीड है वो स्लोप की है। जब अपस्ट्रीम जाते हो तो वो अगेंस्ट जा रहे हो, आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो साथ जा रहे हो। इसको स्ट्रीम में क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है, दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। क्लियर है? और बोट की स्ट्रीम हमेशा ज्यादा रहेगी, तो एक्स वाई यूज मत करो, बी और एस यूज करो। आपको डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि क्या दिया है और क्या पूछा है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं यही बोल दूं कि भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और आपसे बोल दूं कि स्ट्रीम की जो स्पीड है ना वो 3 किलोमीटर पर आवर है, बोट की बता दो कि बोट की कितनी होगी। तो आप बोलोगे ये जो डाउन स्ट्रीम है दोनों की जोड़कर आती है 12, स्ट्रीम की अगर 3 है तो इसकी 9 होनी चाहिए, क्योंकि 9 और 3 जोड़कर कितना होगा? 12 होगा। सबसे पहले तो इस चीज पर फोकस करो कि ये चीज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है। एवरेज में बहुत अच्छा, पहली बार में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस से पढ़ना चालू कर देते हैं कि यार नंबर सिस्टम उठाएंगे, फिर नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ उठाएंगे, फिर परसेंटेज उठाएंगे। मैं कह रहा हूं सबसे पहले वो चीज उठाओ जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। नंबर सिस्टम उठाओगे सिर्फ नंबर सिस्टम खत्म होगा, एलसीएम एचसीएफ उठाओगे सिर्फ वही खत्म होगा। परसेंटेज और रेशियो उठाकर कोशिश करो, आपके 9 चैप्टर खत्म हो सकते हैं विद इन 10 डेज। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बहुत बड़ा पोर्शन जो आता है अर्थमेटिक में 5 से 7 नंबर का वो मैं कवर कर रहा हूं, और उसके बाद बचा क्या तुम्हारा? टाइम एंड वर्क बचा एक क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उधर से तो 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर ज्यादा वेटेज डालो। 25 यहां से लिया है, 7 यहां से लिया है, बन गए 32। बच कितने रहे? 3 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं से एडजस्ट हो जाएंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है? लेकिन पता कैसे करेंगे कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा? तो अपनी डेली लाइफ में एक चीज और डालो, टेक प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट देना चालू करो, खुद को समझो। और सबसे पहली गलती मत करना कि प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ तो टाइम के साथ लगाओ, शुरुआत में ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले व्यक्ति बोलता है कि सर क्या किस पे काम करूं, एक्यूरेसी पर काम करूं या स्पीड पे काम करूं, एक्यूरेसी पर काम करूं या स्पीड पे काम करूं। अरे भैया पहले एक्यूरेसी पर काम करो। जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं तो खाली कैमरे के सामने ही तो बोल रहा हूं। तो अगर मैं स्पीडली बोलूंगा, कैसे बोल सकता हूं जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या बोलना है? तो पहले ये तो मैं डिसाइड करूं कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, क्या शब्द मेरे अंदर से निकलेंगे, तब जाकर तो मेरी स्पीड बनेगी। जब मैं बिल्कुल कंफर्म हो जाऊंगा कि मैं जो बोलने वाला हूं वो सही बोलने वाला हूं। आप तो एक काम करो, किसी की एक लाइन सुनो, डायलॉग सुनो किसी का, और तुरंत में उतनी स्पीड से रिपीट करके देखो, आप कहीं ना कहीं गच्चा मार जाओगे। गच्चा इन द सेंस कहीं ना कहीं रुक जाओगे, अटक जाओगे, आप नहीं बोल पाओगे डायलॉग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसको बार बार रटना पड़ेगा, क्या मैं एक एक लाइन सही से बोल रहा हूं, एक एक लाइन सही से बोल रहा हूं, एक एक लाइन सही से बोल रहा हूं। चीते की चाल, बाज की नजर, और
देखो मैं अटक गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। एक बार और, चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार से, है ना। अब इसके आगे का डायलॉग मुझे याद नहीं, मैं कहां से बोल सकता हूं। तो पहले प्रैक्टिस करो कि एक्यूरेसी तो आए, और जब एक्यूरेसी आएगी, है ना, तो फिर हम बोल पाएंगे कि चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार से, मतलब कोई नहीं बच सकता, इस तरह का जो भी डायलॉग है तो हम बोल सकेंगे। तो कुल मिला के ये है कि आप पहले स्पीड नहीं, आप पहले एक्यूरेसी मेंटेन करो। तो अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो आप फुल टेस्ट लगा रहे हो, एफएलटी लगा रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, या सेक्शनल लगा रहे हो, तो इस बात को पहले ये ध्यान दो कि जो आपने पढ़ रखा है आप उस पर फोकस करो और कोशिश करो कि वो आंसर आपके सही आए। अगर आपने 15 में से 8 भी लगाए ना, तो दोस्त मेरे वो 8 सही होना चाहिए और वहां से खुशी मिलना चाहिए कि ये 8 क्वेश्चन जो मैंने लगाए ना वो मेरे सही हैं, वो गलत नहीं है, और ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। लेकिन सर क्या टफ क्वेश्चन लगाएं, सिंपल क्वेश्चन लगाएं? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जहां सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, एमआरपी कितने परसेंट लगी हुई है, अगर डिस्काउंट नहीं दूंगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन करना चालू करो। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड आपकी होती है, सापेक्ष चाल और औसत चाल होती है, वहां से क्वेश्चन लगाओ। कुछ रेशियो मेथड से होते हैं, वहां से क्वेश्चन लगाओ। धीरे धीरे चीजों को सीखना चालू करो, आपके पास टाइम है। लोग बोलते हैं सर 4 महीने की मेहनत में बैंक का एग्जाम निकाला जा सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी तो बनाओ। टेस्ट लगाओ, ऑफलाइन लगाओ सबसे पहले, अगर पहली बार लगा रहे हो तो, ताकि ये देख पाओ कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, क्वेश्चन बन रहा है नहीं। ऑनलाइन लगाओ सबसे पहले, टाइमिंग के साथ मत लगाओ, सबसे पहले एक्यूरेसी बनाओ कि सर 100 थे, मैंने 40 लगाए हैं, लेकिन 40 में ऐसा बोल देता हूं कि 40 में से एक नहीं कटेगा। 40 के बाद 40 तो तुम्हारा हो गया, अब उसके बाद जो तुम्हारा पार्ट बचा हुआ है उस पर मेहनत करो, 50 लाओ, 60 लाओ, 70 लाओ, एक गलत नहीं होगा। और जैसे कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि हाँ अब तो मैं सही करने लगा हूं, अपने आप आपकी स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज होगी। ऐसे इंक्रीज नहीं होती, किसी के करवाने से इंक्रीज नहीं होती। कैमरा नहीं है या फिर वीडियो नहीं है, 1.25 पर चढ़ा दो तो स्पीड ज्यादा हो जाए। क्लियर है? उसके लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा। नंबर का कैलकुलेशन भाई देखो कि जितना ज्यादा नंबर देखोगे, जितना ज्यादा दिमाग में चला जाओगे, उतना ज्यादा कैलकुलेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और टेस्ट कैसे देना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको डर लगता है टाइमिंग से तो पहले टाइमिंग से मत लगाओ। ऑफलाइन कोई टेस्ट सीरीज परचेज करो, लेकर आओ मार्केट से, उसको लगाओ, देन ऑनलाइन लगाओ। फिर कॉन्फिडेंस आ जाए तो कॉम्पिटिशन में उतर जाओ। लाइव टेस्ट लगाऊंगा आज मैं, लाइव टेस्ट में मैं आंसर दूंगा, और मैं सबसे पहले आंसर दूंगा, ये दिल में रखो, आपका आंसर सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट चीज पर फोकस कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट चीज क्या है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है एनालाइज योर मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसी का है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। भैया हमने एक्यूरेसी बना ली, स्पीड भी बना ली, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि भाई 5-7 क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन 7 में से 5 तो सही है, 2 गलत हैं। तो 5 की खुशी मत बनाओ, उन 2 का गम बनाओ कि वो 2 क्यों गलत है। उनको एनालाइज करो। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जैसे 100 का टेस्ट लगा रहा है, उसके आ गए, उसने 100 के 100 अटेम्प्ट किए, 100 के 100 अटेम्प्ट किए। अब अटेम्प्ट तो 100 कर लिए, लेकिन उसका मार्किंग बन रही है 78, 72.5, जितनी भी बन रही होगी, तो वो तो चोड़ में है कि भाई 72.5 हो गया, बहुत नंबर आए, मेरा एग्जाम निकल जाएगा। अरे भाई तू ये भी तो सोच के तेरे ये जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनमें क्या मिस्टेक रह गई है। आप लोग एनालाइज करो उसको। टेस्ट होता है 1 घंटे का, उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा दो एनालाइज करने में, गलती कहां कर दी। कभी कभी होता है कि 5 ऑप्शन ABCDE है, कभी कभी हमें भाई बी लगाना है, लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है भाई ये क्लिक हो गया, जब आप क्लिक कर रहे हैं तो माउस थोड़ा सा हिल गया, कर्सर इस पर चला गया और आपने सबमिट कर दिया। आप रजिस्टर में टेली करो, यार मेरा आंसर तो क्या आ रहा था, मैं तो बी लगा रहा था, गलती से सी लग गया। तो ये गलती जो होती है वो एग्जाम में भी होती है, इस बात को भी ध्यान रखो। क्लियर है ये वाली बात? यहां से आप चीजें क्लियर करते चलो कि क्या हो रहा है। अब एनालाइज में भी क्या होता है कि कभी कभी आप इंग्लिश का भी कर रहे हो, रीजनिंग का भी कर रहे हो, मैथ्स का भी कर रहे हो, कोई आपको नई सीरीज मिल गई मैथ्स में, अरे इस तरह की भी आती है, उसको लिख लो, उसको लिख लो कि भाई इस तरह की सीरीज भी आ सकती है, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए आपको क्लिक हो जाए कि हाँ इस तरह की सीरीज आई थी। और अगर हमने उसे छोड़ दिया, गलत हो गया ना, मेरा तो कट ऑफ निकल गया और उसी तरह की 3 सीरीज आ गई एग्जाम में, क्या करोगे? तो उसको लिखो, समझो उस चीज को। अगली चीज मुझे लग रहा है कि लास्ट ही है, टेस्ट को एनालाइज करना, अपनी मिस्टेक, और फिर यहां से यहां पर टाइम योरसेल्फ। तो सर ये टाइम योरसेल्फ क्या चीज है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो टाइम योरसेल्फ ये चीज है कि जब आपकी स्पीड भी बन गई, आपकी एक्यूरेसी भी बन गई, अब क्या करना है सर? अब टाइम से देना है कि मैं मैथ्स के जो क्वेश्चन लगा रहा हूं वो मैं 20 मिनट में कितने लगा पा रहा हूं, 35 लगा पा रहा हूं, 40 लगा पा रहा हूं,
30 लगा पा रहा हूं, 10 लगा पा रहा हूं। अब आप अगर कैलकुलेशन भी कर रहे हो तो आप टाइमिंग के साथ करो कि भाई इस तरह का जो कैलकुलेशन है वो मैंने कितने सेकंड में किया, इस तरह का जो कैलकुलेशन है वो मैंने कितने सेकंड में किया, क्या मैंने उसको इस तरह से लिखकर ही सोल्व कर दिया, मेरे को तो कोई टाइम ही नहीं लगा। अगर ये इस तरह का कैलकुलेशन है तो मैंने कितने सेकंड में किया, क्या मैंने इसको इसी तरह से लिखकर आंसर सोल्व कर दिया तो मेरे को टाइम ही नहीं लगा। लगा लो, स्टॉप वॉच लगा लो, लेकिन वो कब हो पाएगा, मैंने बताया कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कब हो पाएगा, जब आप उसको डेली रूटीन में दोगे। सब एडिशन मैंने बताया, एक एक डिजिट लिखो, उनको रिपीटेडली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आप तो घड़ी ले लो ना, घड़ी में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, घड़ी को ही देख लो ना, सीधा घड़ी को देख लो और घड़ी में प्लस करते चलो 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7, इस तरह से। और तब तक जोड़ो, देखो कि कंटिन्यू कब तक आप जोड़ सकते हो, कब तक कितना फास्ट आप जोड़ सकते हो, और आपको पता पड़ेगा कि एक टाइम पर जाकर आप अटक रहे हो। तो यहां से एक एक डिजिट एक एक डिजिट एक एक डिजिट की आपको आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। फिर आप 2 2 डिजिट पर आओ कि 22 में 27 जोड़ना है, 22 में 27 जोड़ना तो कितना होगा, ये आपको आना चाहिए 49 से ना, इस तरह से आना चाहिए कि मैं जोड़ू कैसे, घटाऊं कैसे, मल्टीप्लीकेशन करूं। उसके लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो और मैं आगे भी आपके लिए कैलकुलेशन की बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं, वो भी आप देख सकते हो। क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आ गई? 49 51 ये कैसे होना है। अब यहां पर टाइम योर सेल्फ की बात हो गई है, तो यानी टाइम देकर अपने टेस्ट चालू कर दो कि किस तरह से टाइम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। एक गलती जो हर व्यक्ति करता है कि मैं 2 घंटे मैथ्स को दूंगा, 2 घंटे रीजनिंग को दूंगा, 2 घंटे इंग्लिश को दूंगा। टाइम इस तरह से बांटना बंद करो, बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो खुद का। टाइम ऐसे मत दो, टाइम ऐसे दो कि मैथ्स को मैं 50 क्वेश्चन का टाइम देता हूं कि आज जब तक 50 क्वेश्चन बना नहीं लूंगा तब तक नहीं उठूंगा। आज इंग्लिश के जब तक 100 एरर नहीं कर लूंगा तब तक नहीं उठूंगा। रीजनिंग की जब तक 5 पजल नहीं बना लूंगा तब तक नहीं उठूंगा। उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, उस दिन आपके एग्जाम निकलने लग जाएंगे। व्यक्ति क्या करता है, 2 घंटे मैथ्स को दूंगा, ठीक है, बुक उठाइए, दोस्त का फोन आ गया, अब लग रहा है कि 12 से 2 मुझे मैथ्स पढ़ना है, 2 के बाद 2:30 तक मेरा लंच है, फिर दिन में 2:30 बजे से थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं रीजनिंग लगाऊंगा। 12 से 2 का सलूट हो गया। 12 बजे क्या कर रहे हैं हम, 12 बजे हम पढ़ रहे हैं। एक दोस्त का फोन आ गया, हमने उठा लिया, उससे चल रही है आधे घंटे बाद, और भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तूने क्या पढ़ लिया, मेरे को तो यार इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है हम पढ़ लेंगे, मिल लेंगे। आधे घंटे बाद हुई, आधे घंटे के बाद आपने पढ़ना चालू किया, मम्मी ने कोई काम बता दिया, वो काम करने आए, देखा कुछ टाइम के बाद 2 बज गए, अरे मैथ्स का टाइम तो खत्म हो गया, अब मुझे लंच कर लेना चाहिए। लेकिन उस 2 घंटे में तुमने पढ़ा क्या, प्रोडक्टिव रहा वो 2 घंटा? बिल्कुल नहीं रहा। क्या करूं इन 2 घंटे में, मैं सिर्फ ये टारगेट करूंगा कि 50 क्वेश्चन मुझे सोल्व करने आज मैथ्स के इस चैप्टर के इस कंसेप्ट पर, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। मैं इसी जिद के साथ पढ़ा हूं। मैं आपको बता दूं कि एवरेज के अगर कोई क्वेश्चन मुझे जब प्रैक्टिस करने होते थे मैं पकड़ लेता था। जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम है, रिलेटिव स्पीड एक कंसेप्ट है, रिलेटिव स्पीड के मुझे कहीं से भी ढूंढने मुझे 50 क्वेश्चन किसके करने हैं, रिलेटिव स्पीड के करने हैं, क्योंकि मेरा पढ़ लिया, कंसेप्ट बन गया है। अब तो सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या करूं मैं, रिलेटिव स्पीड पूरी किताबों में, मेरे पास जितनी किताबें थी, रिलेटिव स्पीड ढूंढो, रिलेटिव स्पीड ढूंढो, ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, चेकलिस्ट। चलो रिलेटिव स्पीड से सारे क्वेश्चन बन गए। एवरेज स्पीड को पकड़ते हैं कि भाई एवरेज स्पीड से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पूरी किताब में से एवरेज स्पीड खत्म कर दी। ट्रेन पढ़ लो। अब ट्रेन में सबसे पहले वो पढ़ो कि वो स्टैंडिंग जो पर्सन होते हैं, स्टेशनरी पर्सन, उनसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी उनसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको अलग अलग लो कि भाई आज मुझे ये टॉपिक का ये कंसेप्ट खत्म करना है, तब जाके आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगी। डिमांड समझो, क्वेश्चन की एक एक लाइन का मतलब समझा करो कि क्वेश्चन बोल रहा है a person goes from at the speed of 75 किलोमीटर पर आवर, तो ये 75 किलोमीटर पढ़ तो लिया, 75 किलोमीटर पर आवर, भैया इसका मतलब भी समझ ले कि 1 घंटे में 75 चल रहा है, वो आधे घंटे चलेगा तो 37.5 चलेगा। क्लियर है? जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो तब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 दिन काम करने के बाद बी चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 3 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया होगा। क्लियर है? यहां पर ये छोटी छोटी सी डिटेल्स आप पकड़ो, और जब ये छोटी छोटी सी डिटेल्स आप पकड़ोगे मैथ्स में, आपका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कैलकुलेशन के डेली 15 मिनट दो, या तो मुझे दे दो, मैं कोई सीरीज लेकर आ जाता हूँ कैलकुलेशन की, जहां आप मुझे 15 मिनट देंगे, मैं आपको बताऊंगा उन 15 मिनट में कैलकुलेशन कैसा अच्छा करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारी चीजें हैं, 5 पॉइंट्स जिन पर आप फोकस करोगे,
आपका मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ था वैसे मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि कौन सी दिक्कत आपको सबसे ज्यादा क्वांट में आती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लियर है। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ये हमारी लास्ट जो थी वो पीपीटी थी। देन लेट्स क्रैक इट, आप सबके लिए तैयार हैं दोस्तों। अब मिलेंगे हम हमारी वीडियोस के साथ और भी।